गंदे गीत गा रहा है और कुछ तो इतने गंदे हैं कि उसको लिखा भी नहीं जा सकता, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने पाया कि निश्चित रूप से ऐसे गानों से समाज में जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, उनको बढ़ाने का हर तरह से इसका पूरा पोटेंशियल है। अगर कहता है यार ये गंदगी डालो ना यूट्यूब पे, लोग एकदम कैच करते हैं, तो इसको ऐसे ही कैच किया। इसके जैसे कितने ही और बन गए होंगे इस टाइम। ये जो गाने गा रहा है वो औरतों के खिलाफ जो क्राइम बढ़ रहा है उसका रीजन बन रहे हैं। मैंने तो जिंदगी में यही सोचा है कि मैं वो गाऊंगा जो मेरी बेटी सुन सके। नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली गैंगरेप मामले में आज चार्जशीट दायर कर दी गई है। सभी आरोपियों पर हत्या और गैंगरेप के मामले दर्ज किए गए हैं। 5 जनवरी से इस मामले की रोज सुनवाई होने लगेगी। आज से दिल्ली में 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी काम करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को दिल्ली में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की बैठक होने वाली है, जिसमें औरतों के साथ होने वाले अपराध पर पुलिस के रवैये की चर्चा होगी। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि दिल्ली के सभी थानों में 2 महिला सब इंस्पेक्टर और 7 महिला कांस्टेबल की नियुक्ति होगी। इन खबरों से अंदाजा मिल रहा है कि सिस्टम अपने लिहाज से हरकत कर रहा है। दूसरी तरफ एक खबर यह भी आई कि दिल्ली आ रही ब्रह्मपुत्र मेल से दार्जिलिंग की एक लड़की छेड़खानी से बचने के लिए ट्रेन से ही कूद गई। आरा स्टेशन से ट्रेन निकलकर रफ्तार पकड़ ही रही थी, तभी वो कूदी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों लड़कों को, और लड़की की हालत गंभीर है। उधर असम के चिरांग जिले में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पर बलात्कार का आरोप लगा है। स्थानीय महिलाओं ने नेताजी की खूब पिटाई की है। पुलिस ने भी कहा है कि शुरुआती जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है, मगर मेडिकल रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। इस माहौल का ही असर है कि असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर खुशी जताई है, लेकिन उसी असम से हमारे सहयोगी किशले भट्टाचार्य जी ने एक और खबर भेजी है। पिछले साल अगस्त में 16 साल की एक लड़की के साथ 4 लोगों ने कई बार बलात्कार किए। 48 घंटे में एफआईआर हुई थी और 4 महीने लग गए चार्जशीट दायर करने में। दिल्ली की घटना से प्रभावित होकर इस लड़की में भी अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत आ गई है। अच्छा है कि पुराने मामलों की भी चर्चा होने लगी है। कानून और समाज के सवालों के साथ जो संस्कृति, पॉपुलर कल्चर, गीत संगीत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनके अंतर्विरोध पर भी बात होनी चाहिए। आए दिन ऐसी तस्वीरें मीडिया में आती रहती हैं जिसमें दारोगा से लेकर विधायक तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर होने वाले आइटम डांस पर झूमते हुए नजर आते हैं, जिन्हें मामूली बहस के बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर एक डांस कार्यक्रम का वीडियो राजनीतिक नैतिकता का गंभीर मामला बन गया। बड़े बड़े विधायक, सांसद, कांग्रेस से लेकर बीजेपी, सीपीएम तक में मीडिया में नारी विरोधी बयान देकर बच निकले, मगर तृणमूल के ये नेताजी पार्टी से निलंबित हो गए। क्या ये नोट छिड़क कर सामंतवादी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे थे? कोई दूसरा मौका होता और दक्षिणपंथी ताकतें भारतीय परंपरा के नाम पर इस डांस का विरोध करती, तब हमारी प्रतिक्रिया क्या होती? क्या अभी तक के ऐसे अभियानों को सांस्कृतिक पुलिसिंग नहीं बताया जा रहा था? लेकिन इस बार सवाल अलग है कि सिनेमा, संगीत और विज्ञापनों में स्त्री के वस्तुकरण यानी मोटा मोटी उपभोग के सामान के रूप में उनकी प्रस्तुति से भी औरतों के प्रति कमजोर, कमतर नजरिया बनता है, जो हमें उसके प्रति हिंसा के लिए छूट देता है या उकसाता है। यह भी तो हो सकता है कि पुराने सवालों को नए नजरिए से देखने का वक्त अब आया है। एक तरफ सामंती सोच तो दूसरी तरफ नारीवादी आजादी का सवाल। एक का जाना दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम पॉपुलर कल्चर में औरतों की जो प्रस्तुति है उसके प्रति सचमुच ईमानदारी से सजग हो रहे हैं? पंजाबी से लेकर भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के आइटम सॉन्ग पर बर्थडे से लेकर न्यू ईयर ईव की पार्टियों में क्या हम, हमारे बच्चे नाचते झूमते नहीं हैं? सवाल का मूल यह है कि विरोध करते वक्त क्या हम सचेत हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं और कहां तक ऐसा करेंगे? जब हनी सिंह की लोकप्रियता लाखों में हो रही थी, तब हम कहां थे? वो कौन लोग थे जो इनके गाने पर डांस करने के लिए बेताब हुए जा रहे थे? तब हम सचेत क्यों नहीं थे? जब बॉलीवुड की तमाम हीरोइनों की प्रतिभा आइटम सॉन्ग में समेट दी गई। अब जब लहर चली है कि दबंग के नए आइटम सॉन्ग के खिलाफ केस हो रहे हैं,
हनी सिंह के खिलाफ केस हो रहे हैं। एक और बात कह दूं कि हनी सिंह के जिस गाने को लेकर विवाद हुआ है वो वाकई खतरनाक लगता है, अश्लील भी, आपत्तिजनक भी। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ इसी गाने तक सीमित है या उन तमाम गानों तक जाएगी जिसे आप परिवार के साथ नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, फिर भी देखते हैं, सुनते हैं? क्या पॉपुलर कल्चर में औरतों की मौजूदगी पर ईमानदार बहस हो सकती है? महेश भट्ट ने भी कहा है कि बॉलीवुड को भी यह जिम्मेदारी लेनी होगी। कई गीतकारों और संगीतकारों ने भी लिखा है, नीलेश मिश्रा ने भी, जो गीत लिखते हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का वस्तुकरण, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिफिकेशन, बंद होना चाहिए, कम होना चाहिए सांस्कृतिक या क्रिएटिव आजादी के नाम पर। तो क्या हम सांस्कृतिक सफाई अभियान का कोई नया चेहरा देख पा रहे हैं या फिर नैतिकता प्रदर्शन करने की ये सब औपचारिकताएं भर हैं? जो भी है, यह कम है कि हम इन सवालों पर सोच रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं, मगर कहीं यह शुद्धिकरण का अभियान तो नहीं है। प्राइम टाइम इस पर करेंगे, लेकिन एक जानकारी आपके लिए विशेष रूप से कि हम स्त्री की आजादी के सवाल पर आज बात कर रहे हैं तो सावित्री बाई फुले को भी याद कर सकते हैं। 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्री बाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। 1 जनवरी 1848, ठीक से सुनिएगा, 1848 को भारत में लड़कियों के लिए यह पहला स्कूल माना जाता है जहां सभी जाति धर्म की लड़कियां पढ़ती थीं। उन्हीं के लिए खोला गया था। लेकिन सावित्री बाई का विरोध इस कदर होता था कि स्कूल जाने के रास्ते में लोग, खासकर सवर्ण, उन पर कीचड़ गोबर फेंक देते थे, जिनसे बचने के लिए सावित्री बाई अपने साथ 3-4 साड़ियां लेकर जाती थीं। उन्होंने 1853 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया था, जहां विधवा और अविवाहित स्त्रियां गर्भवती होने पर अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। 1853 में, 1953 में नहीं। यह उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप याद रख सकें कि समाज और सोच से लड़ने के लिए कितना साहस और समय से आगे जाकर सोचना पड़ता है। हमारे आज के मेहमान हैं विनीत कुमार हैं, मीडिया विश्लेषक हैं, मयंक शेखर हैं, फिल्म आलोचक हैं, युवा फिल्म आलोचक हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, लोक गायिका हैं, भोजपुरी की लता मंगेशकर कही जाती हैं पर हमारी आदरणीय हैं क्योंकि भोजपुरी मेरी भी मातृभाषा है। अमिताभ ठाकुर हैं, आईपीएस अधिकारी हैं लखनऊ से। जस्सी जसराज पंजाबी पॉप गायक हैं। जस्सी, आपका स्वागत है। अमिताभ ठाकुर से ही मैं ये शुरू करना चाहता हूं क्योंकि हनी सिंह के मामले में उन्होंने मामला पुलिस में लेकर गए थे। अमिताभ, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका विरोध सिर्फ उस एक गाने तक सीमित है या इसके जरिए आप उन गानों को भी जद में ले रहे हैं जो इस तरह से पहले आकर चले गए तमाम लोक गीतों में, तमाम पंजाबी से लेकर भोजपुरी गीतों में, या फिर इसी से? और आप साबित क्या करना चाहते हैं इस एक कदम से? जी देखिए, जो बात आपने कही, कहीं ना कहीं एक विरोधाभास तो होता है। एक तरफ यह होता है कि चीजें सामने आ सकें और कल्चरल फ्रीडम हो, और दूसरी तरफ लॉ ऑफ द लैंड की बात भी होती है, और यह भी होता है कि ऐसी बातें ना हो जो दूसरों के लिए दिक्कत तलब हो। जो गाना आपने स्वयं जैसे कहा कि जिस गाने पर मैंने एफआईआर कराया वह तो सारी सीमाओं के पार था, उसमें संभवतः कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन मुझे याद है पिछले साल मेरी पत्नी नूतन ठाकुर ने 2 गानों पर एक रिट किया था, शीला और मुन्नी वाले पे। तब दोनों तरह की बातें लोगों ने कही थी, लेकिन वो इस बात को भूल गए थे कि मुझे याद है मुन्नी नाम की एक महिला जो कराची की रहने वाली थी, उस पर वास्तव में इतनी आक्रांत हुई थी इस गाने से कि उसका लगभग जीना दुभर हो गया था। मुझे लगता है लॉ ऑफ द लैंड और दूसरों के फ्रीडम की बात को लेके हमें ज्यादा मुखर होना होगा और आजादी के नाम पर फुहड़पन को कुछ कम करना होगा। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। ठीक है।